ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾਗੁੜਾ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਵਦੀਪ, ਮਨਦੀਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हॉस्पिटल का है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, मतलब चाहे कोई भी है चीज, सरकार का काम एक होना चाहिए, सिर्फ डंडा चलाना। उसका आर्थर डंकल वाले कानून का ये मतलब था। और तब हम कह रहे थे कि भी डंकल प्रस्ताव नहीं चलेगा में, और आज वो स्थिति हो गई। हमें एक हिस्से को गुलामी के तौर पर पहले लिया है ये कि खेती के अंदर घाटे में खेती अपने आप नहीं आई, घाटे में खेती सरकार लेके आई है। एक दौर था जब अपने यहाँ पूरी की पूरी खेती जो है अकाल भी पड़ जाता तो पल्ले से नहीं लेके जाता था। और फिर जब सरकार ने ये मंडीकरण की व्यवस्था करी, और मंडीकरण की व्यवस्था के बाद खेती में उभार आया, अच्छी फसल भी हुई है, नहरें भी आई, अपने पानी भी आए, ट्यूबवेलों के कनेक्शन भी हुए, अच्छी पैदावार हुई। और फिर क्या हुआ? अपनी अच्छी पैदावार हुई तो क्या हुआ? नारा नहीं आया, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। खेती को उत्तम माना, व्यापार को मध्यम माना, और नौकरी को क्या माना? नीच माना। क्यों? बोला यार क्या अच्छी खेती हो जाए तो नौकरी वाला क्या करेगा? आज जो अपन लड़ रहे हैं ये C2 के फार्मूले पे, C2 प्लस 50% आप मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन घोषित करो। C2 का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की टोटल लागत, जितनी तरह की भी लागत है, जमीन का ठेका, बिजली का, पानी का, आदमी की खुद की दिहाड़ी, फिर ट्रैक्टर का डीजल, पेट्रोल, उसकी टायर घसाई, उसका इंजन घसाई, फिर मंडीकरण का सारा खर्चा जोड़ो। और ये खर्चा 2016 में सरसा CDL यूनिवर्सिटी में एक लड़की PhD कर रही थी इकोनॉमिक्स में, उसने नरमे के ऊपर जोड़ा और उसने बताया कि 1 क्विंटल नरमा जो 16 में वो शुरू किया और 17 में उसने वो अपना पेपर सबमिट किया, पढ़ा, उसने लिखा कि 7200 रुपए पर क्विंटल खर्च आ रहा है नरमे के ऊपर। 7200 रुपए आप जोड़ते नहीं, आप ट्रैक्टर का तो डीजल तो जोड़ लिया, इंजन भी तो घसा है, मोबिल भी तो घटा है, टायर भी तो घसे है, वो नहीं जोड़ रहे हैं। उसने वो भी जोड़ के बताया कि 7200 रुपए पर क्विंटल खर्च आ रहा है। अब C2 के फार्मूले 50% हो प्लस, तो भाई नरमे का रेट क्या हो? 10,500 से ऊपर जाए, 10,500 जाए तो खेती उत्तम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अपन नौकरी के पीछे भागेंगे क्या? कभी नहीं भागेंगे। अभी पीछे जब इसका मूंछल अच्छा हुआ, मूंछल ने झाड़ अच्छा दिया और जब उसका भाव भी अच्छा मिला, तो हम तो जब ये पराली के सवाल पे 2016 में लड़ रहे थे तो बहुत से लड़के उस नाली की बेल्ट में मिले। हमने पूछा भी आप तो यार नौजवान लड़के हो, बड़ा पढ़े लिखे भी हो, कोई और धंधा? बोला जी कर रहे थे और धंधा, दुकानें बंद करके आ गए। मैं क्या बात? बोला मुच्छल दी मेहरबानी होगी, वाह नहीं मुछले हुए। अब ये गाड़ियों पर निरा नहीं लिखा मुच्छल दी मेहरबानी, वाह नहीं मुछले, मुच्छल तेरा जवाब नहीं। मतलब वो चीजें आई, लोग व्यापार छोड़ के वापिस घरों में आ गए, खेती में आ गए। ये सरकार तब से खेती में जब ये परिवर्तन आया तो ये रोजगार के सोर्स पे नहीं भागे। आज रोजगार की हालत क्या है? आप यहां चले गए कि पता है कि सीमा पे जवान भेज रहे हैं, 10 लाख रुपए तक रिश्वत देते हैं कि फौजी भर्ती हो जाए, एक बार फौज में चला जाए, जबकि ये पता है कि फौज में जहां भेज रहे हैं वहां से जिंदा आएगा कफन में आएगा पता नहीं है। हम कोई सुनिश्चित नहीं है किस चीज में आएंगे, लेकिन खेती में ये कह के भी बोला यार आधा किला बेच के भी ये भर्ती करना पड़े तो कर दो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि राज ने जो नीतियां स्थापित की वो ऐसी करी कि खेती घाटे में चली गई। वो जो उत्तम खेती थी वो अब कहां आ गई? खेती सबसे नीचे आ गई। और आज तो सर्वे आ गया, सर्वे आए कि अगर मौका मिले दूसरे बिजनेस का तो 70% लोगों ने यह कहा कि हम खेती छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं भाई? कि खेती में घाटा पड़ रहा है, नफा नहीं हो रहा, बचत नहीं हो रही, हम घाटे में जा रहे हैं तो खेती छोड़ देंगे।
और ये राज ने क्यों किया? क्योंकि ये जो हम दंकल प्रस्ताव की बात करते हैं उसके तहत ये था कि धीरे धीरे करके इस खेती को ऐसा लाओ कि हिंदुस्तान की जो उत्तम खेती है, जो ये दुनिया का स्वर्ग है, इस स्वर्ग को पूंजीपतियों के कब्जे में करो। और इसीलिए खेती अब अपने यहाँ अकाल पड़ता है, अपने यहाँ अकाल पड़ता है, नरमे में घाटा लगता है तो अपनी खेती पल्ले से खा के जाती है। नरमे के सीजन में जब ये 2016 में सफेद मक्खी के सवाल पे लड़ रहे थे, तब हमने सर्वे किया कि प्रति किला 15,000 रुपए खा लिया एक किले ने। अब देखो अपना कि 15 से 20,000 रुपए खा के खेती तैयार होती है। अपने अकाल पड़ जाए तो पल्ले से जाता है। अगर 10 किले किसी के हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा जा लिया। अपनी मजदूर मेहनत है वो अलग है, और वो मैं घाटे में आ गई। खेती रोक कर कौन रहा है कि बीज कंपनियों की मोनोपोली हो गई, और बीज कंपनियां बीज के साथ छेड़खानी करती हैं, जिसके चलते एक साल तो बल्ले बल्ले हो जाती है और दूसरे साल बिल्कुल थल्ले थल्ले हो जाती है, एकदम साफ कर देती हैं। नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है और अपने को पता नहीं लगता। आप क्या कहते हैं, बोले यार तेरे को ना खेती करनी नहीं आई, और फिर ये सरकारें मजाक उड़ा रही है किसानों का बार बार। आज ये जो स्थिति बनी है, सरकार ने योजना बंदी से बनाई, इसलिए बनाई कि ये जो प्राकृतिक संपदा है जमीन की, ये किसी तरह से कारपोरेट को लुटाओ। आज अभी बात जब रंधावा जी कह रहे थे कि भाई ये लॉकडाउन के दौर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इनकम दी तो किसने दी? खेती ने दी। पूरा देश बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन आप बंद थे क्या? किसान ट्रैक्टरों पे खेत में उसी तरह से लगा हुआ था। किसान एक दिन रात एक करके कि मेरी खेती कणक की फसल अच्छी पैदा होनी चाहिए, मेरी नरमे की फसल अच्छी जानी चाहिए, सबके लिए लगे रहे। अपन तमाम लॉकडाउन के बावजूद सरकार ने तो सबके मुंह बांध रखे थे, और अपनी मंडियों में फसल रूड़ी। खरीद की बड़ी भारी संकट आया उस वक्त। लड़ने ये कालावाड़ी में तो कितनी बार जूतम पजार हुए, अब मंडी में 20 बार जूतम पजार हुए कालावाड़ी मंडी में, ऐलनाबाद मंडी में। मतलब अपने लोकल किसानों का अनाज नहीं बिक रहा था, और व्यापारी जो राजस्थान से सस्ते में खरीद के ला रहे थे ऑनलाइन पे, उनका बिक रहा था धड़ाधड़। वहां भी 20 बार जूत बजे, सरसा मंडी में जूत बजे, इसलिए कि किसानों को परेशान करो, इनको बाहर निकालो। और इसी आड़ में ये सरकार उसी दबाव में ये तीनों कानून ले आई। अब क्या कह रहे हैं, बार बार एक प्रचार हो रहा है, बोला सरकार ना, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, बोला सरकार कर रही है तो मोदी साहब कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे। भाई मोदी अच्छा कर रहा है तो आप जो कह रहे थे वो करो ना। आप क्या कह रहे थे, किसान संगठन, मोदी की नीयत साफ हो तो किसान संगठन लगातार कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, भाई कर दो। खेत मजदूरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव आएगा। ये पीडीएस सिस्टम जो डिपो का सिस्टम है, सारा का सारा खत्म करेंगे। ये डिपो पर राशन मिलता है, इसको अभी इन्होंने ये बीपीएल के नाम पे, कार्डों के नाम पे घटा दिया। आगे ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम अनाज नहीं देंगे। तो भाई क्या दोगे? बोला पैसा देंगे। किस लिए? कि हमने किसान से खरीदना नहीं, और किसान से जब खरीदना नहीं तो हम बांटेंगे कहां से? भी हमारे पास अनाज ही नहीं होगा। इस कानून में बिल्कुल साफ लिख दिया इन्होंने कि सरकार अनाज डायरेक्ट नहीं खरीदेगी। रिजर्व जो कोटा है सरकार को इमरजेंसी के लिए चाहिए, वो प्राइवेट एजेंसी से खरीद सकती है सरकार। अब प्राइवेट एजेंसी से खरीद लेगी तो कितना रखेगी? वो तो अपनी रिजर्व के लिए रखेगी। किसके लिए? आर्मी वगैरह को थोड़ा बहुत जरूरत है उतना रखेगी, बाकी तो नहीं रखेगी। और वो तो जरूरत होगी तो ले लेगी भाई। ये मजदूरों के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव आएगा, महंगाई का मारेगी। और वैसे भैया मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही, बोला रामदेव बोला गाय का घी तैयार करता है, कहां से करता है भाई? एक दिन में जितना रामदेव गाय का घी तैयार करता है उसकी मार्केट में सप्लाई है। अगर देश की सारी गायों का दूध रामदेव के पास पहुंच जाए तो भी उतना भाई घी तैयार नहीं हो सकता रामदेव के पास। तो फिर मामला क्या है? मामला तो कहीं की ठगी ठोरी है। यही कारण है कि आज सरकार ये दुष्प्रचार कर रही थी लगातार कि भाई हम बोला किसानों का भला करेंगे। करो भाई, हम तो कहने लग रहे आ जाओ। हम तो कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहती है कि बीज, खाद, रे, स्प्रे ये सब प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली से बाहर लाओ, सरकारी क्षेत्र में बीज दो, और गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बीज मिलना चाहिए। अब भाई अपने बड़ा बूढ़ा सोसाइटी पे खाद मिलती है, अब सरसा लेने जाते हैं क्या? एक नहीं जाता, सारे सोसाइटी से लेके आते हैं। मजबूरी हो जाए तो जाना पड़ता है। लेकिन अब अपने को बीज भी यहाँ मिले, खाद भी यहाँ मिले, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर बीज यहाँ की यूनिवर्सिटियां तैयार करेंगी तो हमारे मौसम के अनुरूप तैयार करेंगी। ऐसा बीज तैयार हो, अच्छा बीज नहीं होगा अपना, बढ़िया बनेगा। यह स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, लेकिन नहीं। आप कह रहे थे कि खरीद की गारंटी करो, इन्होंने खरीद में घटा दिया।
पिछले साल 1 लाख मैट्रिक टन की कटौती करी खरीद के कोटे में। जो सरकार को खरीदना था उसमें से 1 लाख मैट्रिक टन कम खरीदा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। और अब बताओ भाई, आप कह रहे थे कि दूध के रेट तय करो, 35 रुपए न्यूनतमता हो कि 3 फैट का दूध है उसका भी 35 रुपए मिलना चाहिए, 5 फैट तक। और अपने तो भाई पशु भैंस कोई भी है, किसी भी भैंस का दूध 7 फैट से नीचे नहीं आता। आप करेंगे 7 फैट वाली भैंस का दूध 49 रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए, 7 रुपए फैट जाना चाहिए 5 फैट के बाद। 6 फैट है तो 42 रुपए, 7 है तो 49, 8 है तो 56 रुपए। लेकिन नहीं, वो तो नहीं किया। यह कानून लिया है, किस लिए लिया है कि भैया खेती छीनो उजाड़ो। अब पैरेलल मंडी बनेगी तो भाई पशु मंडी सरकार नहीं लगा दी तो प्राइवेट मंडियों में क्या होता है पशुओं की, पहले तो नौरे में बढ़ते हैं ना, आप खुंटा बनाएगा लेता। सरसा वाले नौरे की पता किया हमने, सरसा वाले नौरे में अगर एक खुंटे पे ले जाके पशु बांधते हो 3000 रुपए लेता है आपसे। और अपने फग्गू वाला तो भाईचारे का गुरु घर का है, 500 रुपए तो ये भी लेते हैं, नहीं लेते 500 रुपए। किस बात का भी जाके खुट्टे ही बांधना है पशु को। प्राइवेट मंडी होगी तो मंडी में वहां ट्राली खाली करने का भी खर्चा लेंगे। फिर सरकारी एजेंसियां खरीद में नहीं रहेंगी, ना एपेड रहे, ना कन्फेड रहे, ना बेयर हाउस रहे, फिर भाई खरीदेगा कौन। वो कह रहे हैं कि सरकारी मंडियां खत्म नहीं करेंगे। नहीं करो भाई, अब ये सारे सरकारी हॉस्पिटल घने बढ़ा रहा, या दांत वैसे पड़ा ले, और तो कोई डॉक्टर है नहीं। है क्या कोई और डॉक्टर आपके हॉस्पिटल? दांतों वाला तो मिल जाएगा, नहीं दांतों वाला तो है, बाकी नहीं है। दांत पड़वान खतरा रहे हैं, अपन और भी तो बीमारी के इलाज चाहिए। थारा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहा है, कितना बड़ा स्कूल है। अब बताओ यहाँ मास्टर पूरे हैं क्या? यहाँ मास्टर पूरे करने के लिए अभी भी 5 से 7 मास्टर और भर्ती करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, अब मास्टर भर्ती नहीं करें तो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाना मजबूरी है हमारी। मेरे गांव में ना हिंदी का मास्टर, ना साइंस का मास्टर, ना हेड मास्टर। और ये बड़ा गुड़ा ब्लॉक में ये मास्टर जी थे, एक ही हेड मास्टर बैठे शर्मा जी बासुदेव जी अपने बीच में। ये बड़ा गुड़ा में एक ही हेड मास्टर थे सर, एक प्रिंसिपल थे अपने बलदेव जी, एक ही हेड मास्टर थे। बताओ अभी पूरे ब्लॉक में 2 मानस हेड मास्टर, कैसे काम चलेगा? अब शायद 1-2 और बने हैं, प्रमोट हुए 5-4 अब हुए हैं वो। तो भाई यही मंडियों का हाल होगा, इसलिए आप लड़ रहे हैं। अब ये प्रचार करें बोला एमएसपी तो सरकार लिख रही है। अपने भी किसान भाइयों में, मैं तो कल भी वहां जोधपुरिया में पीरखेड़ा में मीटिंग कर रहे थे, एक भाई बोला जी वो लिख के दे रहे एमएसपी वाला। आप क्या कह रहे हैं कि एमएसपी तो अपने को भी पता नहीं तोड़ेंगे भी, लेकिन एमएसपी घोषित करने से फायदा क्या हुआ? अपन कह दिया कि भी ये एमएस कणक जो है वो 1975 रुपए बिकेगी मान ली, लेकिन खरीदेगा कौन? 1975 रुपए खरीदार तो बताओ हमें। वो कहते हैं वो प्राइवेट मंडी में बेच दो, सरकारी में खरीदो ना 1975 रुपए। अभी कह दिया है बोला पोर्टल पे आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन हो रही है क्या? किसी को हुई है क्या ऑनलाइन? अब तक किसी की नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? बोला वो फैमिली आईडी लेके आओ साथ। फैमिली आईडी की शर्त लगा दी, फैमिली आईडी जिसकी नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ। अनाउंस कर दी डेट, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक पटवारी फाइनल गिरदावरी करके उसको ऑनलाइन नहीं कर देगा तब तक हमारी ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि पटवारी की गिरदावरी की ऑनलाइन के साथ हमारी ऑनलाइन टैली करेगी ऑनलाइन, तब वो रजिस्ट्रेशन हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। और पटवारी जी ऑनलाइन, तुम्हारी पटवारियों की फाइनल गिरदावरी कब होती है? मार्च में। अब मार्च में होती है पटवारियों की फाइनल जो गिरदावरी है। अभी कच्ची गिरदावरी तो होगी उनकी, लेकिन कच्ची गिरदावरी को ऑनलाइन नहीं करते, पक्की गिरदावरी को ऑनलाइन करेंगे, वो होगी मार्च में। अपने को अभी से कह दिया बोला ऑनलाइन कराओ। हमारे साथ ये लड़का सीएचसी चलाता है गांव में। अब मैंने पूछ रहा था बोला सीएचसी बोल रोज आते हैं सारे, और बोला मेरे को ही गाड़ी निकाल के जाते, बोले तेरे को करनी नहीं आती ऑनलाइन। नहीं बोला सरकार कह दिन हो गए कहने लग रही ऑनलाइन कराओ ऑनलाइन कराओ। बोला क्यों नहीं करवा सकते? ऑनलाइन करवा देंगे। अब करवा कैसे दो? जब तक पटवारी की गिरदावरी एंट्री नहीं होगी तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। ये अड़ंगा ला रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार अभी से इतना चाहती है कि इस बार भी एफसीआई, एपेड, कन्फेड वगैरह जो पिछले साल खरीदा उससे भी 40% कम खरीदे, पहले से तय कर दिया काम। और होगा ये क्यों होगा? क्योंकि ऑनलाइन के उस फंडे में हमारा आएगा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसकी बिकेगी नहीं। ठेका खेती का यही है, ये कानून लिया है बोला ठेका खेती कर सकता है। ठेका खेती में भी 2 तरह की कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, एक तो सीधा ठेके का है, एक समझौता खेती है। ठेके में तो वो हजारों एकड़ जमीन कंपनियां ठेके पे लेंगी, वो 10 साल 15 साल जितनी लीज उनकी पड़ेगी उतने साल लेंगी। और वो समझौता जो होगा
उसके ऊपर हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। एक बार होने के बाद कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी और समझौते का पेज कितना होगा। आप तमाम लोगों ने यहां बैंक से केसीसी कार्ड बना रखे होंगे। आप केसीसी कार्ड के ऊपर अंगूठा टेक के आते हैं ना, दस्तखत करके आते हैं, 27 पेजों पे दस्तखत कराते हैं। कई बैंकों के तो उससे भी ज्यादा है। अब आप पढ़ते हैं कि क्या शर्त है केसीसी में, किसी को नहीं पता केसीसी के 27 पेजों पे क्या क्या शर्त है। और कंपनियों के साथ एग्रीमेंट होगा, यही होगा। अभी वो एक बैठा है वहां टिकरी बॉर्डर पे, किसान बैठा है, उसकी जमीन पे ठेके पे किसी कंपनी ने ली 10 किले, 10 किले पे 1.5 करोड़ का लोन लेके वो अगला भाग गया। वो किसान की जमीन की कुर्की का नोटिस आ रहा है। 10 किले पे 1.5 करोड़ अपने को तो नहीं मिलता भाई। वो किसी कंपनी के नाम से 10 किले में 1.5 करोड़ का लोन ले गया। भरना किसको पड़ रहा है? किसान को पड़ रहा है। किसान कह रहा है मेरी जमीन का नोटिस आ रहा है। यही कंपनी ने ठेका खेती में वो ठेके पे लेंगे और हजारों एकड़ लेंगे। और ये जो प्रचार कर रहे हैं ना भाजपा वाले, बोला गरीबों को फायदा होगा। भाई अब जब किसान के पास जमीन है तो गरीब के घर में भी पशु बंध रहा है, उनकी भी भेड़ बकरी चर लेती हैं, उनकी भी गाय भैंस चर लेती हैं, तूड़ी भी ले आते हैं, हरा चारा भी ले आते हैं। जब लाला जी ने ठेके ले ली तो पशु अपने वाले घर वाले जाएंगे, लेकिन अपने वाले जाएंगे उससे पहले मजदूर वाले तो उससे भी पहले जाएंगे। इसलिए हम मजदूर भाइयों से भी कह रहे हैं साथ आओ, उजड़ेंगे तो सबसे कमजोर है वो सबसे पहले उजड़ेगा। खेती में वो ठेका हजारों एकड़ लेके उसको बाड़बंदी करेंगे और बाड़बंदी करके हमारे ये जो हजारों लाखों की मशीनरी खड़ी है घरों में, 10-10 लाख के ट्रैक्टर खड़े हैं, 20-20 लाख के पीछे संज पड़े हैं, 30-30 लाख रुपए हर घर में पड़े, वो सारे के सारे कबाड़ हो जाएंगे। और उससे पहले कानून ले रखे रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल। रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल में यह साफ लिखा है कि 10 साल से फालतू का कोई भी ट्रैक्टर आपको रोड पे नहीं चलने देंगे। जिसका ट्रैक्टर है उसी की ट्राली होनी चाहिए, साथ रजिस्ट्रेशन कराओ। ये कानून में अभी सख्ती से लागू नहीं हुआ, वो लागू होगा सख्ती से। और 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 20 लाख का ट्रैक्टर ले आए। अभी तो ये गीत बन रहे हैं ना, असी जमीन पदरी की स्कोर्ट नाड़, वो 60 के सन स्कोर्ट पड़े, 1960 के स्कोर्ट चल रहे हैं। अभी दिल्ली में बांट दिया पाने तो, लेकिन वो सारे स्कोर्ट कबाड़ हो जाएंगे। तो अपने नए जो ट्रैक्टर ले आए 30-30 लाख 20-20 लाख के, ये भी कबाड़ हो जाएंगे 10 साल के बाद। तो भाई किसान उजाड़ेंगे इस रूप में। यही इसमें समझौता खेती में आंध्र प्रदेश में 1 लाख एकड़ का किया कि 15 रुपए किलो हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च जब पैदा होगी तो क्वालिटी जांच करी, हरी मिर्च अच्छी, 1 बिलान से भी बड़ी हरी मिर्च, कहा भी हाँ बहुत बढ़िया, किसान खुश, यार ये तो बहुत वजन देगी। और जब कंपनी ने क्वालिटी जांच की तो कहा कि ये आपकी C ग्रेड हरी मिर्च है, हम इसको नहीं लेंगे। तो भाई अब क्या करें? किसान फंस गए, खुले मार्केट में बेच नहीं सकते। किस लिए? क्योंकि बीज कंपनी ने दिया, खाद कंपनी ने दी, स्प्रे कंपनी ने दी, पानी कंपनी ने बताया तब लगाया। और बीज खाद रे स्प्रे का ये नहीं कि कंपनी अपने पल्ले से दिया तो कंपनी ने, लेकिन पैसा किसान के खाते में लिखा। उन्होंने कहा कि ये पैसा दो पहले हमारा बीज खाद रे स्प्रे का, फिर आप बेचने की सोचना। अब बताओ भाई, आखिर उन किसानों से वो हरी मिर्च 3 रुपए किलो ली और 3 रुपए किलो लेके, और वही कंपनी ने फिर 50 रुपए किलो हरी मिर्च भेजी कि हमने स्पेशल तैयार करवाई है कंपनी की क्वालिटी। गुजरात में किसानों ने आलू बीज लिया, आलू जब पैदा हुआ तो कंपनी ने कहा कि आपने आलू के साथ छेड़छाड़ कर दी है, आपकी क्वालिटी खत्म, हम नहीं खरीदेंगे। और उन किसानों ने 1 महीने तो इंतजार किया। अब फसल अपन घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। जमीन में से फसल तैयार होगी, अपने साइज से तैयार होगी क्या? आगे आपको आलू का जो साइज निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। तो भाई बोला आलू की क्वालिटी माड़ी है। उन्होंने बोला पैसे दो, बोला पैसे आलू बेच के देंगे। आलू मार्केट में बेच दिया। जिस दिन आलू मार्केट में बेच दिया, कंपनी ने 1-1 करोड़ का नोटिस थमवा दिया कि आपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, कंपनी का माल खुले मार्केट में बेचिए, 1-1 करोड़ रुपए का फाइन भरो। आप बताओ भी क्या करें? महाराष्ट्र में वहां उधर साथ ही उसी दौर में 2 किसानों के ऊपर 1-1 करोड़ का नोटिस इसलिए चला गया कि भी आपको हमने जो बीज दिया था उस बीज के समानांतर बोला आपने वो बीज चोरी करके पड़ोसी को बेच दिया। किसानों ने पूछा भी हमारे वो पड़ोसी को हमने कैसे बेचा, आपके पास क्या सबूत है? बोला जो पड़ोसी के आलू पैदा हुआ है ना वो सेम हमारी कंपनी के आलू के साइज का है, इसलिए आलू वो आपने बीज चोरी किए, बेचा है चोरी से। और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो क्या है कि वो सबको रगड़ेगा। वो सबको इसलिए रगड़ेगा कि महंगाई बढ़ेगी,
उसमें कहा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी कितना भी स्टॉक कर ले, खुली छूट है, और खुली छूट के बाद उसको ये भी छूट है कि वो मार्केट में अपने मनमाने रेट से बेच सकती है। मनमाने रेट का मतलब उसमें लिखा है कि आलू, प्याज, टमाटर और तेल ये 100% वृद्धि तक। और जिस भाई ने सरसों का तेल इन दिनों में खरीदा हो मार्केट से बोतल से, तो उसको जरूर पता होगा जो बोतल जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में 75 रुपए की बोतल थी, वो सरसों के तेल की बोतल आज 130 रुपए की मिलेगी। इन दुकानों पे पूछ लेना आप, किस लिए कि वो ये कानून में छूट दे दी कि आप कितना स्टॉक कर लो। उन्होंने एकदम से स्टॉक करके, और वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो उसके ऊपर रेट का जो था प्रतिबंध, वो काबू कर लिया और एकदम रेट अप हो गए। आलू नहीं कट रहा है क्या? आलू की स्थिति ये हो रही है, और आगे कंपनियां बढ़ाएंगी। आलू के रेट पे भी बहुत बड़ा पैमाने पे हमला आएगा, महंगाई और बढ़ेगी। और कभी आंदोलन नहीं किया, और कैंसर आई किससे है? आई ये जो प्राइवेट, ये कंपनियां जो जहर डाल रही है ना, अपने को नहीं पता इन दवाइयों, जो दवाइयां डालते हैं आप खेती में, अपने को बताया नहीं जाता कौन सी दवाई से कौन सा ये बीमारी पैदा होगी, और कर दिया। तो भी कारण के लोगों ने इसलिए विरोध किया कि उस फैक्ट्री को बंद करो। उसने जो पानी जो निकालती है, अपनी फैक्ट्री का गंद निकालती है, उससे इलाके में कैंसर फैलती है। और सरकार ने क्या किया? ये मोदी साहब की सरकार की करतूत है। लड़े लोग, मोदी सरकार ने वहां मुंह की खाई, उसके बाद ये भूमि अधिग्रहण बिल लाए, उसके ऊपर मुंह की खाई। वो 3 बार लेके आए, तीनों बार मुंह की खाई, वापिस आज तक भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाए, लेकिन उससे खतरनाक बिल लिया है ये तीनों। और अब भी इसका मन में कि हम इसको पार करेंगे, बोला हम वापिस तो नहीं लेंगे। जिसको भी पूछ लो, मोदी भगत जो हो रहा है, एक ही बात बोलता है, बोला मोदी है तो बोला वापिस तो नहीं ले, बोला बड़ा मूर्ख आदमी है। मैंने कहा एक तो पता है भी मूर्ख है, ये तो तसल्ली है। मोदी भी मूर्ख और उसके चेले भी मूर्ख। मूर्ख आदमी ना, वो हमारे तो एक बागड़ी में कहावत है कि एक मूर्ख आदमी ने गधे का पूंछ पकड़ लिया। अब गधे का पूंछ पकड़ोगे तो क्या करेगा? गधा तो लात मारेगा ना। वो लात मार मार के उसका मुंह फोड़ दिया, सारा खींच के गांव के चौक में ले आया। चौक में आमतौर पर हर गांव के चौक में 10-20 लोग पत्ता ताश खेलते हैं। वो ताश खेलने वाले उन्होंने घेर घार के गधे को रोका। अरे बोला देख खेमा सिंह, तेरा मुंह सारा फोड़ दिया इस गधे ने। बोला अरे बड़े मूर्ख आदमी हो, मेरा मुंह फूटा हुआ दीक्षा, मेरी पकड़ नहीं दिखी मैंने कितनी मजबूती से पकड़ कर रखी है इसकी। अब मोदी के चले तो वो गधे हैं भाई, मूर्ख हैं, पूंछ पकड़ रखे है, मुंह फूटी जा रहा है, छोड़ नहीं रहे। मोदी भी ये मानता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके चेले भी कह रहे हैं। लेकिन साथियों एक बात बता दूं कि ये आंदोलन आज इस मुकाम पे आ गया कि मोदी और मोदी के चेलों को सबका मुंह बंद कर दिया। मोदी ने सांस नहीं निकाली आज जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। शुरू में एक बार बोला ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है, ये आतंकवादी है, और बाद में चुप कर गया। किसको आगे करता है? कृषि मंत्री को, जिसको कुछ नहीं पता। आजादी की लड़ाई को आप पढ़ोगे, इतिहास को, जलियांवाला बाग आप तमाम लोगों को याद है। बहुत से साथी वहां जाके भी आते होंगे अमृतसर में मेले के ऊपर, वो बाग भी देख के आए होंगे आप। अपने गुरु घर के साथ उड़ने तरफ बाग है वो। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला साका हुआ। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। उससे पहले एक बड़ी घटना होती है 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार पड़ता है। और आजादी के आंदोलन में दूसरी बार ऐसी स्थिति आई है। अब 9 अप्रैल 1919 को जब रामनवमी का त्योहार है, तो रामनवमी पे ये यात्रा निकालते हैं हिंदू धर्म वाले, कुछ वो मार्च करते हैं। पहली बार इतिहास में हो रहा था कि रामनवमी की हिंदुओं की यात्रा निकल रही है, मुसलमान और सिख उनके लिए कोई लंगर लगा रहा है, कोई पानी लगा रहा है, कोई चाय लगा रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और अंग्रेज सरकार ने देखा कि ये तो बड़ा अजीब स्थिति हो गई कि यार हिंदुओं का कार्यक्रम और मुसलमान भी सेवा कर रहे हैं, सिख तो करें, मुस्लिम भी सेवा में आ गए। इनके लिए जगह जगह प्रबंध कर रखा है चाय का, पानी का। और बोला कमाल की बात ये कि मुसलमानों के बर्तनों में हिंदू चाय पी रहे हैं और ये मुसलमान उसको साफ कर रहे हैं, इससे बड़ा भाईचारा नहीं हो सकता। बोला ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और उससे निपटने के लिए क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को जो किया, आपने देखा वो साका पूरा का पूरा पढ़ा है सब लोगों ने कि अंधेफा गोलियां चलाई। और जब जनरल डायर को वहां कमेटी के सामने पेश हुआ, तो जनरल डायर की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। वो कहता है कि मैं पंजाब में इतना खून खराबा करना चाहता था, इतना डर पैदा करना चाहता था कि आज के बाद, इस घटना के बाद, कोई भी बंदा अंग्रेज सरकार के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद तो दूर की बात, वो आंख उठा के ना देख सके अंग्रेज के खिलाफ। वो किसी अंग्रेज अधिकारी को वही ना केस के, कोई घर से बाहर ना निकले, एक अंग्रेज को देखते सब घरों में बढ़ जाए, इतना डर पैदा करना चाहता था। बोला क्यों?
बोला इसलिए कि ये पहली बार हो रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग हमारी तमाम पाड़ने की कोशिश के बावजूद भी एक मंच पे साथ आ गए। और वहां जब मरा तो 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक भी मरे। हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, ईसाई भी मरे, पुरुष भी मरे, महिलाएं भी मरी। और वहां से कौन पैदा हुआ? वहां से भगत सिंह पैदा हुए, वहां से उधम सिंह पैदा हुए। उधम सिंह तो पार्क में है, वो एक महिला रोती हुई वहां जाती है, वो देख रही है एक बच्चे को उठा के देखी भी मेरा बच्चा गुजर गया, तो वो रोने लग गई। राम मोहम्मद सिंह क्या कहता है, माता क्यों रोई? बोला मैं इसलिए नहीं रोई कि बहुत लोगों के बच्चे गुजर गए, तेरा अकेला थोड़ा ही ना गुजरा है। तो वो माता बोलती है बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा एक बेटा गुजर गया, मैं इसलिए रो रही कि मेरे एक ही था, वही गुजर गया, अगर दूसरा होता तो बदला लेता। और उस वक्त उसने कहा आजाद, उसने कहा कि राम मोहम्मद सिंह आजाद, बोला माता तेरा दूसरा बेटा मैं बनूंगा और मैं बदला लूंगा। 40 साल बाद जाके बदला लिया। दूसरा कौन पैदा हुआ वहां से? भगत सिंह स्पेशल ट्रेन से आके अमृतसर से अपने जलियांवाले बाग से खून की वो मिट्टी लेके जाते हैं और अपने घर में जाके अपनी बहन को कहते हैं बेबे मैं वो मिट्टी ले आया जैसे हिंदुस्तान का खून लहू डुले, और वो मिट्टी शीशे में भर के रखी। ये वो हिंदुस्तान है। ये मोदी साहब और इसलिए नहीं पता कि हिंदुस्तान, क्योंकि इनका पूरा का पूरा विरासत है आरएसएस बीजेपी की, वो पूरी की पूरी अंग्रेजों की गुलामी की है। इसलिए ये सोच रहे थे कि यार ये नहीं हो सकता, वो कभी हो गया। अब यहाँ हिंदू मुसलमान हमने इतना कर दिया कि भाई अब यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अरे अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन जलियांवाला बाग भी कर लिया, क्या लोग डरे? मोदी साहब ने भी वो कर लिया, उससे पहले तूतीकोरिन कर लिया, उसके बाद मंदसौर किया था किसानों के खिलाफ, लेकिन क्या किसान डरे? नहीं डरे, दुगनी ताकत से मैदान में आए। और ये बड़ा भाईचारा इस आंदोलन में पैदा हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दिल्ली की चारों बॉर्डरों पे बैठे और सब एक साथ खा रहे हैं। यही सबसे ज्यादा बड़ी जीत है। तो समझदारी से अब आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार जिस बात पे कह रहा हूं कि अब आंदोलन यहां आ गया कि अब समझ से आगे बढ़ा जाएगा, और समझ से आगे बढ़ेंगे तो भाई सरकार को सबसे बड़ी पीड़ा, क्योंकि लड़ाई गांवों में बढ़नी है। बीजेपी आरएसएस सारे गांवों में बढ़ रहे हैं। मजदूरों में तो भी वहां कोई 5-7 दिन पहले जाके आया दस्सू गांव में और अस्सू गांव में, तो दस्सू में एक मजदूर बोला प्रधान जी तुम तो गलत लग रहे हो। क्या बात? बोला मोदी हमें 1 किला जमीन देगा। मन का तेरे रहने वाली ये प्लाट भी कोसेगा। हमारे बागड़ी में कहावत है, ससुरा बहू तो कह मेरी नथ गड़ा दे, ससुरा का तेरी नाक काटूंगा। मन का तुम कह रहे हो ना किला जमीन देगा, तारी ये जमीन जो रहने वाली है ये भी कोसेगा। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहां गए हम क्या नाम फग्गू में, वहां भी कह रहे थे, बोला जी ये राशन की व्यवस्था को मजबूत करेगा। हमारे उधर वहां क्या नाम पीरखेड़ा में कल जा रहे थे, वहां बात कर रहे थे, बोला मजदूर कह रहे, बोला जी हमारी तो राशन की मौज कर देगा। मैं कहा ये राशन व्यवस्था जाएगी तुम्हारी। ये दुष्प्रचार बीजेपी वाले शुरू कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इससे भी सरकार डरी हुई है। तो इसलिए साथियों ये जो लड़ाई है समझ की, विचार की, धैर्य की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़े, गांवों में ये आयोजन करें, कमेटी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। इस आंदोलन को हम इस रूप में लेके जाएंगे तो जा सकते हो।